And in case if my voice goes out in the middle, please let me know. Okay. So let me start by looking at what we have done in the previous lecture. In the previous lecture, we have seen the topic of balancing of rotating masses. In this topic, we have seen what is balancing, why do we need to balance thing, and what are the unbalancing forces here. Okay, ये सब हमने last class में देख लिया था. And we have looked into two cases of balancing, which were balancing of single rotating mass by single mass. एक सिंगल मास से दूसरे को अगर बैलेंस करना है, सेम प्लेन में है, तो वो फर्स्ट केस था. द सेकेंड केस वॉज सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस प्लेन. So we have looked into two cases. Now we are going to proceed to the third case. The third case is balancing of different masses rotating in same plane. Okay. So let me jump to the third case and let us finish this case today. Okay, so I hope you can see this slide here. ये सब हमने लास्ट क्लास में कर चुका है. सेकेंड केस था ये, सेकेंड केस हो चुका है. थर्ड केस क्या, ये फटाफट क्या था. दिस इज द थर्ड केस. सी द टॉपिक. इट इज बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस. बहुत सारे मासेस है विच आर रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में बहुत सारे मास रोटेट कर रहे हैं. So let us first of all understand how the diagram is going to look like. I hope you can see the diagram. This is called space diagram. ये diagram को बोला जाता है space diagram. ठीक है. Now let us first try to understand this diagram. See, जिसको मास को मैं पॉइंट आउट करूंगा सिर्फ उसी पे फोकस कीजिएगा, बाकी को मत देखिएगा. First of all, let us look at this mass m1, then this mass m2, then this mass m3, and lastly m4. 1, 2, 3, 4. ये चार मासेस आपको बैलेंस करना है. ठीक है. एज ऑफ नाउ ये चार मासेस अनबैलेंस्ड है. इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है. दिस इज अनबैलेंस्ड. तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डिस्टर्ब्ड मासेस. डिस्टर्ब, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड मासेस या फिर अनबैलेंस्ड मासेस. इनको हमें बैलेंस करना है. याद कीजिए, हमने पढ़ा है कभी भी कोई मास अगर ऐसे लगा हुआ है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे अनबैलेंसिंग होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस वी हैव टू अप्लाई अनदर मास लाइक दिस, जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, सो दैट ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हियर. देखिए यहाँ पे क्या करेंगे. ओवरऑल मैं बता रहा हूँ क्या होगा. ओवरऑल आपका होगा ये कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे आपके पास फोर मासेस, फोर डिस्टर्ब्ड मासेस, जिसको मैंने हाईलाइट किया है. इन सब मासेस का आप एक रिजल्टेंट निकालेंगे. रिजल्टेंट मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर 10 kg है, ये 2 kg है, ये सपोज 15 kg है, ये 1 kg है. सो इनका ओवरऑल एक नेट रिजल्टेंट मास होगा ना, जो कि किसी बीच में लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये दो मासेस का 1 2, इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? यहाँ बीच में रिजल्टेंट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर अनबैलेंस्ड मासेस. और वो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा आपको? लेट मी शो यू. ये देखिए, ये आपको रिजल्टेंट लिखा हुआ दिख जाएगा. ये जो एरो गई है, दिस इज द रिजल्टेंट. ये हमने रिजल्टेंट फाइंड की कि इन सारे मासेस का इक्विवेलेंट रिजल्टेंट ये रहा. ठीक है. और इसके ऑपोजिट में हम अपना मास अटैच करेंगे. इसके ऑपोजिट में हम ये वाला मास अटैच करेंगे, जो कि कहलाएगा बैलेंसिंग मास. सो ये जो मास यहां अटैच किया है मैंने, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग मास. ठीक है. उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसको बैलेंस करना है, किससे बैलेंस करना है, और ओवरऑल करना क्या है. ठीक है. आपने नोटिस किया होगा यहाँ बहुत सारे मासेस है. वी हैव टेकन 4 मासेस. हो सकता है 4 से ज्यादा हो, 6 हो, 5 हो, इवन 10 हो. तो यहाँ पे ये सेवरल मासेस का केस है विच आर रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. आप ध्यान से देखिए, ये एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं. ऑल दीज मासेस आर रोटेटिंग इन सेम प्लेन, XY प्लेन लेट अस से. ठीक है. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू.
Now first of all, let us consider four masses of magnitude m1, m2, m3 and m4. आपको मैंने दिखा दिया, this is m1, m2, m3, m4 at a distance of r1, r2, r3, r4 from the axis of rotation of shaft. इनका जो मास का डिस्टेंस है एक्सिस से, जैसे ये डिस्टेंस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये r1 है, ये डिस्टेंस ये r2 है, ये डिस्टेंस r3 है और ये लास्ट वाला डिस्टेंस r4 है. I hope this is clear. And let us say that the angle that these masses are making with the horizontal, horizontal कौन सा, ये horizontal से OX, यहां से जो ये मास एंगल बना रहे हैं वो है let us say θ1, ये बना रहा है θ2, ये बना रहा है θ3 एंड लास्ट वाला ये बना रहा है θ4, और वही हमने यहाँ लिखा है. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे एंगल दिख रहे होंगे. ठीक है, नाउ let these masses rotate about an axis through O. हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी मासेस है ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं. एक्सिस कौन सी, O से जो पास हो रही है, लाइक दिस. सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट ये सारे मासेस रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नाउ आप ध्यान से सोचिए, ये सारे मासेस अटैच्ड है शाफ्ट से. अगर शाफ्ट सपोज, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ये एक्स, ये वाई, ये जेड. सपोज आपकी शाफ्ट ऐसे है, दिस इज योर शाफ्ट. शाफ्ट जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी उसी एंगुलर वेलोसिटी से सारे मासेस भी क्या होंगे, रोटेट करेंगे. तो सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सबका सेम है, याद रखिएगा. सो वही यहां पे लिखा हुआ है, द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मासेस. नाउ सी हियर, द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास. हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है. मैंने आपको बताया कैसे बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए इन चारों मासेस का रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि ऐसा जाएगा, और उसके ऑपोजिट में हम अपना मास लगा देंगे जिसको हम बैलेंसिंग मास बोलते हैं. अब मैंने ये जो बैलेंसिंग मास लगाया है, लेट अस से इसका मास m है और ये r डिस्टेंस पे लगा है सेंटर से. ठीक है, तो मुझे यहाँ दो चीज पता करनी होगी. पहली चीज तो ये है कि ये मास का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कितना केजी का होना चाहिए मास. ठीक है, सेकंड ये कितने डिस्टेंस पे लगना चाहिए, ये डिस्टेंस r, और ये कितना एंगल पे लगना चाहिए. सो वी हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स इन दिस टॉपिक. फर्स्ट इज मास, सेकंड इज डिस्टेंस, थर्ड इज एंगल. यही तीन चीज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है. मैग्नीट्यूड मतलब m का, पोजीशन मतलब r और थीटा. ठीक है, ऑफ बैलेंसिंग मास. अब ये करने के लिए वी हैव टू मेथड. द फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड एंड द सेकंड इज ग्राफिकल मेथड. If you are preparing for GATE examination or IES examination, then you have to go for analytical method. Graphical method वहां पे नहीं पढ़ा जाता है. ठीक है, GATE and IES में. But if you are preparing for CSCTU examination, you have to go for both analytical as well as graphical. ग्राफिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफिकल से ही आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे CSCTU एग्जामिनेशन में. We are going to look at both the topics thoroughly. Okay, so let me just start. The first method is analytical method. Analytical method मतलब हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे to find magnitude and position. दो चीज फाइंड करने के लिए. ठीक है, I hope this is clear. उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सबको आ रही होगी. Am I clearly audible? Yes, sir. Okay. I think I'm audible. Okay, so let me proceed. So analytical method में we have to follow some steps. There are few steps that we have to follow. ये मेथड के जो स्टेप्स है सारे क्वेश्चन में ये लगेंगे और ये स्टेप्स सेम होंगे. आपको इनको याद करना पड़ेगा स्टेप्स को. So let us look at the step one by one. What is the first step? The first step is to find out the centrifugal force exerted by each mass on the rotating shaft. मतलब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है हर मास का. मास m1, m2, m3, m4 इन सबका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है. क्या फॉर्मूला होता है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? कैन एनीवन टेल मी? सर m ओमेगा स्क्वायर r. एग्जैक्टली,
m omega square r is the formula of centrifugal force which is going to act on all the masses. अब मास m1 होगा तो यहाँ m1 लिख दूंगा r1, फिर m2 के लिए मतलब मास सेकंड मास के लिए m2 r2, थर्ड के लिए m3 r3, जो है वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा. देखिए ओमेगा इज गोइंग टू सेम फॉर ऑल द मासेस. क्यों सेम होगा मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि एक ही शाफ्ट में लगे सब. ठीक है, सो ओमेगा सेम है. सो यहाँ पे इस चैप्टर में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में ही बस ओमेगा स्किप किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्किप द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हाइल कंप्यूटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसलिए यहां पे आप देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यहां पे लिखे हैं सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मास, मास मतलब m एंड रेडियस. हमने यहां ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, है ना. तो ये ओमेगा स्क्वायर r टर्म को नेग्लेक्ट किया जा रहा है. क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मासेस आर सेम. सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्योंकि एक ही शाफ्ट से अटैच है सब. शाफ्ट घूमी सब घूमे. ठीक है, नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करो. सेकंड स्टेप, रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. इसका मतलब क्या है जी? सी हियर, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगा, ऐसा गया Fc1. ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा गया है Fc1. दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रेट ऊपर गया है Fc2. देखिए Fc2 स्ट्रेट ऊपर, Fc2 ये Fc1. Fc3 ऐसा गया है, देखिए Fc3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थर्ड मास का ऐसे, फोर्थ मास का नीचे गया है, फोर्थ मास का नीचे ऐसे, लाइक दिस Fc4. तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इन चारों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. अब एंगल कहां से है? एंगल तो सिर्फ ये OX, ये हॉरिजॉन्टल से है, ये है θ1. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी Fc1 cos θ1. क्या ये क्लियर है? कैसे हुआ ये? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा. सेम ऐसे ही ये एंगल जो है वो θ2 है, जो कि सेकंड मास बना रहा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Fc2 cos θ2. सेम ऐसे ही F3, ये Fc3 θ3 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Fc3 cos θ3. सेम ऐसे ही Fc4 cos θ4. आपको बस ये चीज नोटिस करनी है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि एंगल हमने यहीं से लिया था, इसलिए. क्लियर है? सेम ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कीजिए, आपको साइन वाले कंपोनेंट मिलेंगे. और जब आप इन चारों का सम करेंगे, ये जो चार आए थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू सम दिस फोर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन यू आर गोइंग टू गेट द नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब होगा क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं. सी हियर, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसे मिलेगा आपको. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? सी हियर, ये क्या है? दिस इज Fc1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये, m इंटू आर. ओमेगा नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया है. ठीक है, दिस इज m2r2, दिस इज Fc2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सेकेंड मास. सेम ऐसे ही थर्ड मास, फोर्थ मास, फिफ्थ मास एंड सिक्स्थ मास, जितने आपके पास मास होंगे, फॉर दैट यू आर गोइंग टू राइट द सेम इक्वेशन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, how to resolve the component in how to resolve the forces in horizontal component. Now we are going to look at the vertical component. Vertical component में इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए साइन वाले आएंगे, इसमें जितने भी टर्म रहेंगे. Now what we are going to do is we are going to find the resultant of these two component, which is horizontal and vertical. So let me show you what is going to be the resultant here. देखिए, this is step number 3. In step number 3 we find the मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आ जाता है ऐसे, रूट ओवर स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, दिस इज द रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
अब आप बोलेंगे रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कहां? ये देखिए, ये है रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आपको अभी मिला है। सपोज ये आया 15 केजी, ठीक है, तो आप यहाँ पे 15 केजी का ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। केजी में लिख रहा हूँ, ये न्यूटन में आएगा एक्चुअली, ठीक है। नाउ ये तो आ गया, फोर्स पता चल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ये किस एंगल पे लग रहा है, ये एंगल हमें पता रहना चाहिए। सो हाउ डू यू फाइंड दैट एंगल? एनी आइडिया, एनीवन? एंगल कैसे निकालेंगे? It is quite simple. See here, we just have to divide the vertical and horizontal component. Let me show you. ये देखिए, if theta is the angle which resultant force makes with horizontal, ये resultant अगर theta angle बना है, let us say this is theta, ठीक है, then जो एंगल है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, we can find the angle by using tan theta. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? भाई इट इज क्वाइट सिंपल। आपने क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मतलब क्या है, मतलब आपने सारे फोर्सेस का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला निकाल लिया ऐसे, फिर सारे वर्टिकल का निकाल लिया ऐसे, फिर इनका रिजल्टेंट आपने निकाल लिया ऐसे, ये रिजल्टेंट का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं tan थीटा से। इट इज क्वाइट सिंपल, tan थीटा will be equals to summation of vertical force upon summation of horizontal force, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड लास्टली फिफ्थ स्टेप, द बैलेंसिंग फोर्स इज देन इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये स्टेप मैंने आपको सबसे पहले बताया था। आपने अभी तक सारे मासेस का रिजल्टेंट निकाला है, वो ऐसे निकला, इसके ऑपोजिट में ही आप लगाएंगे अपना बैलेंसिंग मास। क्लियर है ना? ऑपोजिट में ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कैंसिल होना चाहिए ना। नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ये डायरेक्शन में था, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आप अपना बैलेंसिंग मास लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। एम आई क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। एंड लास्ट स्टेप में आप फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास। अब आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास कैसे निकालेंगे? सिंपल है, देखिए, सपोज मैं अगर बोलता हूं ये रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है 15 न्यूटन, तो आप इसके ऑपोजिट में 50 न्यूटन ही लगाएंगे ना, ताकि ये कैंसिल हो, ताकि ये काउंटरएक्ट कर सके, ताकि सिस्टम बैलेंस हो। तो ये 15 न्यूटन आपने क्या लगाया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एफसी कितना लगाया आपने? 15। एफसी क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है यहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m इंटू आर। ओमेगा नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताया क्यों, ठीक है। सो m इंटू आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आप यहां से मास और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है, ठीक है। तो दिस वाज द एनालिटिकल मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू ग्राफिकल मेथड। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ दो मेथड बताऊंगा, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लेट अस लुक एट द ग्राफिकल मेथड। जैसे कि हम लोगों ने कॉम पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में हमने बहुत सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बाय यूजिंग रोलर स्केल। सो इन दिस टॉपिक आल्सो यू विल नीड रोलर स्केल। आपको इसमें रोलर स्केल लगेगी, ठीक है। रोलर स्केल, सेट स्क्वायर and protector and compass and protector, ठीक है। so you will need all these four things. so next class में जब आप आएंगे ना मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप ये चारों चीजें रखेंगे। विदाउट दिस आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते ग्राफिकल मेथड में। इज दिस क्लियर? सो आपको ये रखना ही रखना है, ठीक है। लेट अस सी द ग्राफिकल मेथड. So in the graphical method, the first step is to draw the space diagram with the position of several masses. Space diagram हमने already देखा है कैसा था, वो space diagram हमको draw करना है। Space diagram मतलब ये वाला diagram, आपको ये क्वेश्चन में नहीं देगा। काइंडली नोट, ये डायग्राम जो स्पेस डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड इट योरसेल्फ एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम बाय योरसेल्फ, ठीक है।
क्वेश्चन पढ़ के आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द स्पेस डायग्राम विथ ऑल द पोजीशन ऑफ सेवरल मासेस। कुछ ऐसा बनता है स्पेस डायग्राम, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये स्पेस डायग्राम में हमारे पास 4 मासेस है, हमने इसका केस पढ़ा है एनालिटिकल मेथड में, ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है? इन द सेकंड स्टेप वी विल फाइंड आउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स exerted by each mass on the rotating shaft. The second step is almost similar to the first step in the previous analytical method. Analytical method में जो first step देखा था वो भी यही था, centrifugal force find करो। यहां भी वही कर रहे हैं, यहां भी also we are going to find the centrifugal force which is acting on each mass. Is this clear? And what is the formula of centrifugal force? बार बार repeat कर रहा हूं मैं, आप गलती ना कीजिएगा। यहाँ पे centrifugal force is m into r. ओमेगा यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बार बार, वी आर गोइंग टू स्किप ओमेगा हियर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हियर, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम विद द ऑब्टेन्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने फाइंड कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। नाउ सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रॉ द वेक्टर हियर। The vector is always represented with small letters. I have already told you. So vector AB, see here, यहाँ पे लिखा हुआ है AB, represents the centrifugal force exerted by mass m1. अब ये कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, let me show you. ये देखिए यहाँ पे, this is A, this is B. तो ये जो AB लाइन है, this line, ये लाइन आपने ड्रॉ की है इसके पैरेलल, आपको दिख रही होगी ये दोनों लाइन पैरेलल है। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। सो ये हमने ड्रॉ की, पैरेलल ड्रॉ करना ये तो क्लियर है। आप पूछेंगे सर कितना लंबा ड्रॉ करना है इसको, व्हाट शुड बी द लेंथ? इसका लेंथ होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल, जो कि आपने फाइंड किया है। सपोज आपने फाइंड किया था FC1 सपोज आपका 10 न्यूटन आया था। कितना आया था? 10 न्यूटन। तो आप ये जो लाइन बनाएंगे, दिस लाइन शुड बी आइदर 10 सेंटीमीटर या फिर आप उसको स्केल करके छोटा कर दीजिए, आइदर इट शुड बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाफ कर दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूं ये लाइन कैसे बन रही है आपको ये क्लियर होगा। इज दिस क्लियर? ये लाइन कैसे बनी? यू शुड ड्रॉ इट पैरेलल टू दिस। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे बन जाएगा? सो बनाना आपको क्या है, फर्स्ट यू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस OX, देन यू ड्रॉ एंगल θ1, ये θ1 एंगल ड्रॉ कीजिए। Then you draw this line like this. This is AB. Vector direction should be like this. अब बोलेंगे सर ये वेक्टर ऊपर की तरफ क्यों गया है, नीचे की तरफ क्यों नहीं है, ऊपर ही क्यों है? Because the direction of centrifugal force is important. देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे था, ऐसे था, तो ये भी ऐसे जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। Now let us quickly proceed further. जहां ये खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे जा रहा है, देखिए अपवर्ड जा रहा है। तो ये देखिए अपवर्ड, एग्जैक्टली पैरेलल बना है उसके। इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC2 के इक्वल। इसलिए पहले स्टेप में हम सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड कर रहे हैं। अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं ना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज draw a parallel line to this. It will be like this. ये रही FC3। Similarly 4 के लिए बनाए parallel line, ये बनेगी FC4 like this, ठीक है। I hope this is clear to you. उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है आपको कैसे बनाना है। Now lastly आप देखेंगे आपने चालू किया था पॉइंट A से, then you went to point B, C, D and ended at point E. A से चालू करके E पे एंड हुआ है, तो ये तो क्लोज हुआ नहीं ना। सो बैलेंस करने के लिए या फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए यू नीड टू क्लोज दिस पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन को आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे यहां से, ताकि ये पॉलीगॉन क्लोज हो जाए। और जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है इसका कुछ लेंथ होगा। सपोज लेट अस से स्केल से मेजर करने पे ये लाइन आ जाती है, ओके, सपोज स्केल से मेजर करने पे ये लाइन आ जाती है सपोज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? 5 न्यूटन है। क्या ये क्लियर है कैसे हो रहा है ये?
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये ऊपर क्यों है? अब भाई यहां देखिए स्पेस डायग्राम में ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या था? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वाज लाइक दिस, ऐसे जा रहा था। सो वहां पे जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो उम्मीद करता हूं ये क्लियर आपको ये कैसे बना, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो एज पर पॉलीगॉन लॉ द क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको ये क्लोजिंग साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाता है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, क्लियर है। सो बैलेंसिंग फोर्स आप कहां लगाएंगे? आप बैलेंसिंग फोर्स इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ऐसे नीचे टाइप, ऊपर नहीं नीचे ड्रॉ करेंगे। नीचे क्यों किए? मैंने आपको बार बार बताया क्योंकि बैलेंस करना है इसलिए नीचे किए, क्लियर है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये कैसे बनेगा। सो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्टेप्स है। एनालिटिकल का भी उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट थ्रू आउट द चैप्टर, क्लियर है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आगे तो क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग टू मूव टू क्वेश्चंस टुडे। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? इट्स 11:15. ओके, आई थिंक वी जस्ट हैव 5 minutes लेफ्ट ना? नहीं, क्लास कितने बजे खत्म होती है? 11:30 ना? कोई है यहाँ पे जिंदा? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सो 11:30, दैट मीन्स वी हैव 15 minutes. ओके, 15 minutes है, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन हियर। Let us see this question. The question says that four masses m1, m2, m3 and m4 are 200, 300, 240 and 260 kg respectively. First of all, write all the given things. जितने भी given data उसको आप लिखिए। कैसे लिखेंगे? Write it in a tabular format. In a tabular format means like this. Write mass in the first column. कितने masses है? m1, m2, m3, m4 एंड यहां पे आप m लिखिए जो कि बैलेंसिंग मास होगा। m1 इज गिवन विच इज 200, m2 इज 300, m3 इज 240, m4 इज 260, ठीक है। नाउ सी हियर, ये गिवन चीज मैंने यहां लिख दी है। आगे क्या बोलता है? द करस्पॉन्डिंग रेडियाई ऑफ रोटेशन आर दिस दिस एंड दिस। मतलब यहां पे क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना दिया हुआ है? r1, r2, r3, r4। हाउ मच इज दिस? फटाफट लिखिए, देखिए बताइए। 0.2, 0.15, 0.25, 0.3, ये सब मीटर में है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको। आगे बोलता है द एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस। सक्सेसिव मासेस मतलब दो मास के बीच का एंगल, वो दिया हुआ है आपको 45। मतलब ये कि मास m1, m2, m3, m4, m1 और m2 के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। आगे बोलता है 75 है m2, m3 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 75 है। लास्ट में ये 135, मतलब m3, m4 के बीच में जो एंगल है दैट इज 135 डिग्री। सो ये कैसे बन रहा है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये सारे जो है एक ही प्लेन में रोटेट करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन मतलब एंगल और डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास। बैलेंसिंग मास मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मास उसका। सो वी हैव टू फाइंड दीज थ्री थिंग्स, थीटा, आर एंड एम, बैलेंसिंग मास का। इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2, ये दे दिया है। रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया है? 0.2, ये दे दिया बस कि 0.2 डिस्टेंस पे हम बैलेंसिंग मास लगाएंगे, ठीक है। तो आपका थीटा और एम कितना होना चाहिए? क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन क्या है आपको क्लियर है? इससे अच्छे से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, देखते क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द स्पेस डायग्राम। भले ही आप एनालिटिकल मेथड से करें या कोई भी मेथड से करें, स्पेस डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ होगा देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर दैट
हम यहाँ पे एक एजम्पशन करेंगे। एजम्पशन क्या करेंगे, क्यों करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्पेस डायग्राम बनाना है आपको सारे मासेस दिखाने पड़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट किसी एक मास से आप चालू करेंगे। सो लेट अस से वी स्टार्ट विथ मास m1 से चालू करते हैं। सो m1 को कहां रखेंगे, लेट अस प्लेस द m1 इन x एक्सिस, ताकि थोड़ा इजी पड़े। सो एजम्पशन यही रहेगा कि मास m1 इज ऑन द x एक्सिस। ठीक है, मास m1 कहां है, x एक्सिस में है। तो आइए देखिए कैसे बनेगा डायग्राम। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, इसके बाद आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आप क्लियर हो जाए। सी हियर, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, मास m1 हमने बोला ऐसे रखा हुआ है, दिस इज मास m1। लेट द पेन हियर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। Let me select black here. Okay, so mass m1 is like this. ये है मास m1, कितने डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे। अब आगे क्या बोलते हैं, देखिए m1 m2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 45। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ 45 डिग्री फ्रॉम हियर। 45 डिग्री बनाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा θ1 विच इज 45 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं एंगल कितना है, देखिए एंगल मेरा आया है θ1 विच इज 45 डिग्री, ये है एंगल। ठीक है, यहां पे लगा है दूसरा मास विच इज m2। रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस होगा r2 जो कि दिया हुआ है 0.2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है, m2 m3 के बीच में 75 है, दैट मींस मैं यहां से 75 डिग्री ड्रॉ करूंगा, यहां से 75 डिग्री लाइक दिस, 75 डिग्री। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट द पोजीशन ऑफ थर्ड मास m3। ये मेरा m3 हो गया, दिस डिस्टेंस इज r3, और ये एंगल कितना है 75। तो क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी θ2? ये सॉरी, ये θ2 है, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन हियर। यहां पे करेक्शन ये है कि पहला वाला तो x एक्सिस में ही था, इसलिए θ1 इज 0। ठीक है, दूसरा वाला 45 डिग्री पे है, θ2 इज 45। लेट मी मेक करेक्शन हियर, ये θ2 है। ठीक है, θ3 कितना होगा बताइए मुझे, एनीवन, अगर कोई ध्यान दे रहा है तो। 75 एग्जैक्टली 75 प्लस 45, सर 120 θ3 होगा 75 प्लस 45, कितना आ जाता है ये, 120। ठीक है, 5 5 10 8 20 120। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर है, ये कैसे आया, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेम ऐसे आगे क्या बोलता है, m4 135 डिग्री पे है, तो मैं क्या करूंगा, यहां मास m3 से 135 डिग्री बनाऊंगा। 135 डिग्री मतलब कुछ ऐसा जाएगा, समथिंग 135 मतलब ऐसा, लेट अस से 135 डिग्री है। इस पोजीशन पे मुझे मिलेगा मास m4। क्लियर है, कितना डिस्टेंस, ये r4, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 75 प्लस 45 प्लस कितना है 135। ठीक है, तो आप इसका सम कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा θ4, जो कि आई थिंक आना चाहिए, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 255 डिग्री θ4। सो उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, और ये डायग्राम कैसे बना आपको ये क्लियर होगा। डायग्राम बन गया तो आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी होनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रब दिस। आप स्टेप याद रखिए, स्टेप मैंने आपको क्या क्या बताए थे, क्या स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये था, एनालिटिकल मेथड में यू हैव टू फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी, यहां पे इस चैप्टर में जस्ट m into r बस यूज करेंगे। तो ये देखिए मैंने टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है, टेबल में यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये पहला और ये दूसरा इंटू करना है, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ ये कंटिन्यू टेबल में कंटिन्यू करना, बीच में डायग्राम इसके साइड में बना रहा हूं मैं, यहाँ पे आप लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो आपका पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF1 m into r आ जाएगा, मतलब m1 into r1, साफ साफ ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, मिल जाएगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc2 मिल जाएगा M2R2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 3, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल गया, इसके बाद एनालिटिकल मेथड में क्या था स्टेप, हम अब रिजॉल्व करेंगे। किस में रिजॉल्व करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, है ना, यही तो स्टेप था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो आइए आपको बताता हूं, फटाफट देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। लेट मी जस्ट शो यू। ये है एक्चुअल स्पेस डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा। हमने भी ऐसे ही बनाया था, याद कीजिए आप। सिर्फ ये वाला मास नहीं है, अभी इसको इग्नोर कीजिए, काइंडली इग्नोर दिस। बाकी तो हमने ऐसे ही बनाया था। ये हमारा M1 है, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4। क्लियर है ना? अब देखिए एनालिटिकल मेथड में स्टेप 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारे निकाल दिया हमने। स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2? रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। लेट मी शो यू द फॉर्मूला हियर अगेन। आपको याद होगा फॉर्मूला, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला ये था। फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो फॉर्मूला याद करना भी नहीं है वैसे बात, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, रिजॉल्व बस करना है ना। रिजॉल्व तो बच्चा बच्चा कर देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, नेट पर। ओके, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? क्या मेरी आ रही है? Okay. Yes, sir. Okay. Due to network issue, I think my connection is lost. So take a screenshot. इसका screenshot ले लीजिएगा आप. And I will continue as soon as the network comes back. अगर नहीं आता है तो we will end this class. ठीक है? Kindly wait 2 minutes. अगर network आ गया तो we will continue. Otherwise we will end the class. And someone please take a screenshot and send it to me. Attendance के लिए kindly take a screenshot. अच्छा, मैं खुद ही ले सकता हूँ, मैं ही ले लेता हूँ। ओके, काइंडली वेट। ओके, काइंडली वेट, 2 मिनट देखते हैं। सर। हाँ जी, बोलिए। सर, आज का रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि आज क्लासेस है। बिल्कुल 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 तो मैं बिल्कुल लेट से कर ज्वाइन दूंगा। हुआ। ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक आई एम बैक। चलो, नेटवर्क आ गया है। लेट मी जस्ट ओपन द पीपीटी हियर एंड क्विकली शो यू। 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म करते हैं। कहाँ तक हो गया था? वी हैव सीन द स्टेप 1, वी हैव सीन स्टेप 2। स्टेप 2 में हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किए, वर्टिकली रिजॉल्व किए। सर जो हाँ जी सर बोलिए। सर जो स्पेस डायग्राम बनाएंगे उसमें जो मास का जो लेंथ है उसको भी मेजर करके बनाना पड़ेगा? नहीं, अगर आप एनालिटिकल मेथड, आपको इसको एग्जैक्टली नहीं बनाना है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इफ यू आर फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड तो इसको एग्जैक्टली बनाने का जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर ड्रॉइंग ग्राफिकल मेथड, मतलब इफ यू आर सॉल्विंग थ्रू ग्राफिकल मेथड, देन यू हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केल। ठीक है? ये लेंथ भी आपको स्केल के हिसाब से लेनी पड़ेगी। ठीक है? सो
एनालिटिकल मेथड में हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करना क्या है आपको, ये M1 R1 ऊपर लिखा हुआ है, M2 Okay, the network is coming and going. एक काम करते हैं, let us conclude the lecture. उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन दिया होगा स्टेप 2. I will continue the session in the next class along with graphical method. So next class में आप लोग and drawing instrument साथ में रखिएगा. मैं नहीं चाहता कर रहा मेरे साथ क्वेश्चन नहीं है ताकि आपको इजी हो, समझ में आए और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर उससे. ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड क्योंकि नेटवर्क है. थैंक यू. साला नेटवर्क कौन बंद कर देता है. एक सेकंड, माइक ही ऑन है. ओके, सो लेट अस कंक्लूड द क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग. सॉल्यूशन आपको इसको मैं अगले क्लास में समझा दूंगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू है, इसलिए आई डोंट थिंक वी शुड कंटिन्यू फर्दर.